चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां सरकार का कंट्रोल सिर्फ देश की सीमाओं तक नहीं है, बल्कि आपके घर की दीवारों, आपके बालों के स्टाइल और यहां तक कि आपकी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य तक फैला हुआ है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारा मकसद किसी को सही या गलत ठहराना नहीं है, बल्कि सिर्फ उन उपलब्ध रिपोर्ट्स और फैक्ट्स को समझना है जो बताते हैं कि जब सत्ता का कंट्रोल पूरी तरह से एब्सोल्यूट हो जाता है, तो वहां एक आम इंसान की जिंदगी असल में कैसी होती है। नॉर्थ कोरिया के इन नियमों की पूरी तस्वीर आज हम डिकोड करेंगे। ओके, तो चलिए इसे एक बहुत ही सीधे से सवाल से समझना शुरू करते हैं। मान लीजिए भगवान न करे घर में भयानक आग लग जाए, तो कोई भी इंसान सबसे पहले किसे बचाएगा? ऑब्वियसली अपने बच्चों को या अपने परिवार को, राइट? लेकिन जनवरी 2020 में एक ऐसा केस सामने आया जिसने सबको सुन्न कर दिया। एक माँ ने आग लगने पर अपने दोनों बच्चों को तो बचा लिया, लेकिन वो दीवार पे लगी स्टेट लीडर्स की तस्वीरों को बचाना भूल गई। और आपको पता है इसका नतीजा क्या हुआ? वहां के कानूनों के हिसाब से इसे एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल क्राइम माना गया और उस महिला को सीधे जेल भेज दिया गया। चरण 1, पोर्ट्रेट के अनिवार्य नियम। यहीं से शुरुआत होती है उस कंट्रोल की जो इंसान की सबसे प्राइवेट जगह, यानी उसके घर के अंदर तक घुसपैठ करता है। अब ये नियम इतने सख्त क्यों हैं, इसे देखिए। वहाँ हर घर में पूर्व नेताओं की तस्वीरें लगाना एकदम कंपल्सरी है और इसके रूल्स लिटरली हैरान करने वाले हैं। पहला रूल, ये तस्वीरें दीवार के बिल्कुल टॉप पर, सबसे ऊंचे पॉइंट पर होनी चाहिए। इनके ऊपर आप कोई सीनरी या कोई और चीज नहीं लगा सकते। दूसरा रूल, इनकी सफाई आप घर के किसी भी नॉर्मल कपड़े से नहीं कर सकते। इसके लिए सरकार आपको एक खास सफेद कपड़ा देती है, बस उसी का इस्तेमाल करना है। अगर फ्रेम हल्का सा भी तिरछा हुआ या उस पर थोड़ी भी धूल मिल गई, तो समझ लीजिए आपने सीधा नेताओं का अपमान कर दिया है। और जैसा मैंने अभी बताया, किसी भी इमरजेंसी में सबसे पहले इन्हीं तस्वीरों को बचाना है। पुलिस घरों में जाकर इसकी बाकायदा कड़ी चेकिंग करती है। चरण 2, रोजमर्रा के हर विकल्प पर नियंत्रण। घर की दीवारों से बाहर निकलें तो बात सिर्फ वहीं खत्म नहीं होती। ये कंट्रोल आपके शरीर और आपके डेली ऑप्शंस पर भी उतना ही ज्यादा है। अब ये जो नंबर आप देख रहे हैं ना, 28, ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। वहाँ के नागरिकों के लिए सिर्फ यही 28 हेयर स्टाइल्स लीगल हैं, बस। आदमियों के लिए 10 और औरतों के लिए 18 ऑप्शंस। आप अपनी मर्जी से कोई भी नया स्टाइल कॉपी नहीं कर सकते। और इसमें एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल ये है कि सुप्रीम लीडर का जो अपना खास हेयर स्टाइल है, उससे तो आप बिल्कुल भी कॉपी नहीं कर सकते। वो पूरी तरह से बैन है। और ये कंट्रोल सिर्फ बालों तक नहीं है, ये इस बात पर भी है कि आप देखते क्या हैं। एक तरफ टीवी पर सिर्फ 4 सरकारी चैनल्स आते हैं जिनमें लगातार बस सरकार और लीडर्स की तारीफें चलती हैं। लेकिन अगर किसी ने गलती से भी छुपकर कोई विदेशी कंटेंट देख लिया, जैसे कि साउथ कोरियन के ड्रामा या फिल्में, तो उसकी सज़ा मौत या फिर सालों की कड़ी मजदूरी हो सकती है। और ये कोई हवाई बात नहीं है। अभी हाल ही के फुटेज सामने आए थे जहाँ विदेशी के ड्रामा देखने के जुर्म में 16 साल के लड़कों को, जी हाँ, 16 साल के बच्चों को पब्लिक के सामने 12 साल के हार्ड लेबर की सजा सुना दी गई। चरण 3, दिमाग और शरीर पर नियंत्रण। कपड़े, बाल, टीवी, ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या कोई सरकार इंसान के इमोशंस और स्वाभाविक प्रतिक्रियाओं को भी कंट्रोल कर सकती है? ये जो नंबर है 14,400, ये वहाँ इंसान के दुख को नापने का एक सरकारी पैमाना है। दरअसल जब पूर्व नेताओं की डेथ एनिवर्सरी होती है, तो पूरे देश को अनिवार्य रूप से शोक मनाना होता है। और ये नंबर उन मिनट्स को दिखाता है, यानी पूरे 10 दिन। इन 14,400 मिनटों तक हर एक नागरिक को शोक मनाना ही मनाना है, ये बिल्कुल कंपलसरी है। और इस 10 दिन के शोक का मतलब क्या है, आप सोच भी नहीं सकते। इन 10 दिनों में आप हंस नहीं सकते, शॉपिंग नहीं कर सकते, नाचना या शराब पीना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा डराने वाली है, वो ये है कि अगर इन 10 दिनों के बीच आपके अपने परिवार के किसी सदस्य की डेथ हो जाती है, तो भी आप जोर से रो नहीं सकते। आपको उनका शरीर अपने पास ही रखना पड़ता है, क्योंकि जब तक ये 10 दिन का राष्ट्रीय शोक खत्म नहीं होता, आप अपने घरवाले का अंतिम संस्कार नहीं कर सकते। जस्ट इमेजिन। इमोशंस के साथ साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज भी आपकी जान ले सकती है। अप्रैल 2015 की इस घटना को ही ले लीजिए। वहां के जो रक्षा मंत्री थे, हियोन योंग चोल, उन्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग के दौरान नींद आ गई थी। बस इतनी सी बात, लेकिन इसे सीधे तौर पर सुप्रीम लीडर के प्रति वफादारी की कमी और राजद्रोह मान लिया गया। और इसका नतीजा, कुछ ही समय बाद 100 से ज्यादा लोगों के सामने उन्हें एक एंटी एयरक्राफ्ट गन से मौत के घाट उतार दिया गया। चरण 4, 3 पीढ़ी का नियम।
तो देखिए, अगर कोई सिस्टम आपकी दीवारों, आपके बालों और आपकी नींद तक को इतनी सख्ती से कंट्रोल कर सकता है, तो इसका सबसे एक्सट्रीम लेवल क्या होगा? तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि ये 3 जनरेशन रूल आखिर काम कैसे करता है। ये एक ऐसा लीगल कॉन्सेप्ट है जहाँ अगर आप कोई पॉलिटिकल क्राइम करते हैं तो उसकी सज़ा सिर्फ आपको नहीं मिलेगी, बल्कि आपके पूरे एक्सटेंडेड फैमिली को इसकी कीमत चुकानी होगी। इसका सीधा सा मकसद ये है कि लोगों के अंदर से बगावत करने का ख्याल ही हमेशा के लिए जड़ से मिटा दिया जाए। इस टेबल को देखिए, ये पूरा कंसेप्ट एकदम क्लियर कर देगा। मान लीजिए जो दूसरी पीढ़ी है, यानी किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया, तो इस रूल के हिसाब से सिर्फ उसे नहीं बल्कि पहली पीढ़ी यानी उसके माता पिता या दादा दादी को भी अरेस्ट करके सजा दी जाएगी। लेकिन इसका सबसे दर्दनाक हिस्सा तीसरी पीढ़ी के लिए है, जो बच्चे अभी दुनिया में आए भी नहीं हैं। उनका जन्म जेल के अंदर होगा और उन्हें अपनी पूरी जिंदगी उसी जेल में उसी सजा को काटते हुए बितानी होगी। मतलब एक इंसान की गलती और पूरा का पूरा वंश हमेशा के लिए खत्म। चरण 5, बगावत की कीमत। अब आपके मन में आ रहा होगा कि अगर कोई इन कानूनों को तोड़ने की कोशिश करे, चाहे अनजाने में ही सही, तो क्या होता है? अब इस बात पर जरा गौर कीजिएगा, क्योंकि जिन चीजों को हम और आप अपनी डेली लाइफ में बिल्कुल नॉर्मल मानते हैं, उन्हें वहां स्टेट के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जाता है। किसी दूसरे देश में बिना परमिशन फोन कॉल करना, हैवी सिक्योरिटी वाले बॉर्डर को पार करने की कोशिश करना, या कहीं गलती से अपनी कोई धार्मिक किताब जैसे कि बाइबल छोड़ देना, इन सब पर सीधा और बहुत भयानक पनिशमेंट है। और तो और दीवार पे लगे किसी सरकारी प्रोपेगेंडा पोस्टर को हटाने की कोशिश करना भी ऐसा क्राइम है जिसकी कोई माफी नहीं है। और इसी पोस्टर वाली बात से मुझे याद आती है 2016 की वो बेहद ट्रेजिक स्टोरी। अमेरिकन स्टूडेंट ओटो वॉम्बियर का ये स्टेटमेंट देखिए, मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। ये बयान उससे एक कैमरे के सामने जबरन कबूलनामे के दौरान दिलवाया गया था। ओटो वहां सिर्फ एक टूरिस्ट बन के गया था और उस पर इल्जाम लगा कि उसने न्यू ईयर की रात होटल से एक प्रोपेगेंडा पोस्टर चुराने की कोशिश की। सिर्फ इस बात के लिए उसे 15 साल के हार्ड लेबर की सजा सुना दी गई। महीनों बाद जब उसे वापस अमेरिका भेजा गया तो वो कोमा में था और कुछ ही दिनों बाद उसकी बहुत ही दुखद मौत हो गई। तो हम इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं, और जाने से पहले मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। जब कोई सरकार आपके घर की दीवारों पर लगी तस्वीरों को, आपके बालों के कटने को, आपके हंसने रोने को और यहाँ तक कि 3 जनरेशन रूल के तहत जेल में पैदा होने वाले आपके अजन्मे पोते पोतियों की किस्मत को भी अपने कंट्रोल में ले लेती है, तो ऐसे एब्सोल्यूट आइसोलेशन की असली इंसानी कीमत क्या होती है? ये सिर्फ कुछ सख्त कानून नहीं है, ये इंसान की पहचान और उसकी फ्रीडम को पूरी तरह से मिटा देने का एक स्ट्रक्चर है। इस पर जरूर सोचिए।